आप किनारे हैं, आप फ्रेम में नहीं हैं। नमस्कार, आदाब। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे एनकाउंटर की घिनौनी राजनीति को लेके। कल अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये कहा गया कि वो किसी कानपुर के वकील का एनकाउंटर चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से पूरा सिस्टम काम कर रहा है, अगर उस सिस्टम के प्रमुख अधिकारियों की कलई खुलने लगेगी तो वो दुबे जी का एनकाउंटर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और एनकाउंटर की राजनीति की उन्होंने आलोचना की। संदर्भ तो इतना ही है, लेकिन एनकाउंटर की पॉलिटिक्स जो है वो देश के अंदर लगातार होती रही। सबसे बड़ा शिकार अगर एनकाउंटर की राजनीति का कोई हुआ है तो वो पंजाब हुआ है। हमारे साथ में हैं शंको साहब हैं, उनसे हम जरूर जानेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एनकाउंटर की पॉलिटिक्स लगातार चली है। मध्य प्रदेश के अंदर भी एनकाउंटर पॉलिटिक्स जो है, हम जिस इलाके से आते हैं, चंबल के इलाके से, वहां पर भी तमाम एनकाउंटर की पॉलिटिक्स करते हुए सब इंस्पेक्टर जो है वो डीजीपी तक बन गए। गुजरात के अंदर एनकाउंटर तो बहुत बड़े बड़े लोगों का हुआ और केस भी बहुत सारे चले और जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं, उनको जेल के शिक्षों के पीछे जाना पड़ा। एनकाउंटर अगर न्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो एनकाउंटर की स्थिति तब बनती है जब कोई बंदी पुलिस की सुरक्षा से भागने की कोशिश करता है और आत्मरक्षा के अंदर पुलिस उसका एनकाउंटर करती है। लेकिन देखा यह गया है कि एनकाउंटर पहले से टारगेट तय कर लेती है पुलिस। कुछ लोग तथाकथित स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, कुछ महिलाओं को भी स्पेशलिस्ट बना दिया गया है और उनके द्वारा एक के बाद एक चिन्हित तथाकथित अपराधियों के को एनकाउंटर में खत्म किया जाता है और उनके तमगे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। हर राज्य के अंदर दो चार ऐसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं जिनके बारे में जो है कहा जाता है कि युवा पीढ़ी इनको बहुत ज्यादा पसंद करती है। हम आज इन्हीं एनकाउंटर्स की पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे और ये चर्चा शुरू हो इसके पहले मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं कि एनकाउंटर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता व्यक्त की है, कई बार व्यक्त की है, कई बार नीति निर्देश भी जारी किए हैं। ये कंपलसरी कर दिया गया है कि कोई भी एनकाउंटर होता है कि उसकी मिनिस्ट्रियल जांच होगी, उसकी सीआईडी की जांच होगी, उसका किस किस तरीके से जांच की जाए इसका पूरा एक उन्होंने प्रोटोकॉल बनाने का काम किया है। लेकिन एनकाउंटर रुक नहीं रहे हैं। एनकाउंटर पॉलिटिकल राइवल्स को खत्म करने के लिए काम आ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। इसी पूरे हम संदर्भ में इस चर्चा को हम करेंगे। हमारे साथ में जो है जुड़े हुए हैं एडवोकेट शशांक यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश से लखीमपुर के साथ से वो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जगरूप सिंह सैंको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से और हमारे साथ में सागर शाह जी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, गुजरात से। और को होस्ट के तौर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, कार्यक्रम संपादक बहुजन संवाद के। हमारे साथ में एडवोकेट आराधना भार्गव जी भी जुड़ गई हैं मध्य प्रदेश से। तो मैं सबसे पहला प्रश्न मैं लेना चाहूंगा शशांक यादव जी आपसे। आपके यहाँ पर एनकाउंटर की पॉलिटिक्स नई नहीं है। आजकल एनकाउंटर अफसर तो जो भी होंगे, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी जी बने हुए हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों को जो है गोलियां पैर के नीचे मारी गई ऐसा बताया गया और बहुत सारी मुठभेड़ हुई। दो दो जो सांसद रहे उन्हीं को एक तरीके से जो है उनका ही एनकाउंटर कर दिया गया। एक एनकाउंटर तो बाकायदा मीडिया के सामने हुआ। आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर पॉलिटिक्स को लेकर के, और विशेष तौर पे अखिलेश जी का जो बयान था जिसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है वो तो एक नेक्सस की बात करी कि जिसमें अधिकारी और वकील साहब इनका नाम आ रहा है। इनके यहाँ बेटी की शादी में 100 150 आईपीएस पीसीएस अफसर वहां पहुंचे थे, अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे थे, फिर वो पकड़े भी जाते हैं।
ये सारी परिस्थितियां इशारा उसी ओर थी कि ये जो नेक्सस है कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है, और अगर वो मुंह खोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये संभव है कि उनका भी एनकाउंटर हो जाए। सेंस इस बात का ये। लेकिन जिस मूल जो बहस आपने रखी है कि एनकाउंटर पॉलिटिक्स जो है, इस बीच में एक संदर्भ आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि संभवतः गुजरात हाईकोर्ट है या मध्य प्रदेश का, मैं थोड़ा सा हाईकोर्ट के उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कि उन्होंने कहा कि साहब ये आप योगी की तरह से क्यों नहीं करते हैं। ये हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आई थी, अगर ये साल साल भर के अंदर की ही है। अब ये समय चूंकि कहा, वरना अगर पहले से मैं ढूंढ के रखता उसको, कि उन्होंने कहा कि साहब इतना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और ये बीजेपी की पॉलिटिक्स जो बेसिकली है, और खासतौर से जो भी गैर लोकतांत्रिक, जो मतलब कहना चाहिए जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं लोग, उस तरह के जो दल होते हैं या जो सरकारें होती हैं, उनके पास ताकत के अलावा और भी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती है शासन की। और एक बड़ा जुमला पॉपुलर होता है सत्ताधारी दल में कि सरकार का इकबाल कायम रहना चाहिए, और इकबाल कायम रहने में जिस तरीके की, वो चाहे यूपी की बात हो और चाहे अभी आप पंजाब में देख रहे हैं पुनीत कुमार के उनके सुसाइड के उसमें जिस तरह का अप्रोच निकल के आ रही है, ये स्वाभाविक है। और इनकाउंटर्स को, एक मशहूर इनकाउंटर जो बहुत चला कि जब वो एक लेडी डॉक्टर के रेप में, जब वो 4 लोगों का इनकाउंटर वहां हैदराबाद में किया गया था, तो ये एक बीमारी के रूप में बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है। और हो क्या रहा है कि सिविल सोसाइटी को लगातार सिस्टम वीक कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज की, किसी दल की सरकार यहाँ होती है, किसी दल की सरकार वहां होती है, तो जिस लेवल पर निकलकर विरोध आना चाहिए, वो विरोध कहीं ना कहीं उस स्तर पे नहीं होता है कि जिसपे जनता की आवाज को उठाया जा सके। योगी जी ने खास तौर से, चूंकि एनसीआरबी के जो डाटा है, महिला उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 पर चल रहा है, दलित उत्पीड़न में भी बहुत नाम कमा रहा है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर वो अपने इस लॉ एंड ऑर्डर को दिखाने के लिए स्टेट में ये है। अभी लखीमपुर में मुश्किल से 12-13 दिन हुए हैं, एक इतनी छोटी सी घटना हुई कि एक मुस्लिम लड़का, लड़का क्या आदमी कहिए, 40-42 साल का, उसने पड़ोस के लड़के से, जो मुस्लिम परिवार था, उसकी 12-13 साल की बच्ची घर से निकली, तो उसने ऐसी कहा कि देखो हमारी बिटिया जा रही है। मुस्लिम लड़की के जो जो हिंदू लड़की थी, और मुस्लिम ने ये कहा कि हमारी बिटिया जा रही है। तो जो हिंदू परिवार था, उसके 2-4 मिलने वाले, चूंकि इस समय पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, बोले इसकी कैसे हिम्मत हो गई कि जो है वो हिंदू लड़की को बिटिया बोल रहा है। और बात करते करते मारपीट पे आई, और मारपीट के बाद जाके एक जबरदस्ती लड़की के फादर से रिपोर्ट लिखवाई गई कि मेरी लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। और बात यहां पर भी नहीं रुकी, उसको ले जाके और बाकायदा पैर में गोली मारी गई, और गोली मारने के बाद उसको जेल भी भेज दिया गया। उस लड़की का फादर और लड़की जब स्टेटमेंट के लिए कोर्ट में आए, तो उसने सीधे कहा कि साहब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बिटिया कह के मेरा हाथ पकड़ा था और कोई बात नहीं हुई थी। और ये रिपोर्ट मेरी, सर आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। जी आप बोलिए, आप आवाज बोलिए। आ रही है जी। जी, तो बोले कि साहब जो है ये आ, इसने केवल हाथ पकड़ा था, और लड़की ने खुद, लड़की के फादर ने कोर्ट में आके ये बात कही। तो यहां आप देखिए हुआ क्या था कि दोनों ही पुलिसकर्मी, जो एसओ आए थे जी वो जी। भी, और जो सीओ आए थे वो भी, सब नए लोग थे। तो उन्हें एक इवेंट मिल गई कि पैर में गोली मार के, एक यह लखीमपुर का ये पहला कांड हुआ कि पैर में गोली मारी गई लड़की छेड़ने पर। यह भी 15-20 दिन की बात है। तो बहुत कुछ सिंघम बनने की कोशिश जो पिक्चरों ने दिखाया, बहुत कुछ एक जानबूझकर जिस तरह से एंटी हीरो इमेज बनाने की कोशिश की गई, सोसाइटी के वैल्यूज को बहुत ही करीने से पिछले 15-20, 15-16 सालों से, 18 सालों से एक बड़े करीने से जी ध्वस्त किया जा रहा है।
और इन इनकाउंटर्स को जस्टिफाई करने वाले लोग मिल जाएंगे। एक बड़ा पॉपुलर जुमला आपको मिल जाएगा कि साहब क्या केवल ह्यूमन राइट्स केवल मुलजिमों के होते हैं, क्या पुलिस के ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं? ये आपने कई बार काउंटर आर्गुमेंट सुने होंगे जो फासिस्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में पब्लिक की इस साइकिक को कि जो इस तरीके से जो हिंसक प्रवृत्ति होती जा रही है, जो नफरती सोच होती जा रही है, उस सोच में कहीं ना कहीं एनकाउंटर की पॉलिटिक्स उनके नैरेटिव को एक मजबूती करती है। ये बात दूसरी है कि एक बड़ा तबका बड़ी संख्या में इन चीजों को गलत मान रहा है। आप आज ही मैं जी आपको बस एक मिनट खाली लूंगा, बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट सी, कि एक इंक्रोचमेंट की ड्राइव चल रही। अब इंक्रोचमेंट की ड्राइव में मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से एसडीएम कोई वो फॉर्मेलिटी नोटिस दिखा दू के और उन्होंने साथ तोड़ना शुरू कर दिया, टाइम भी नहीं दिया, बुलडोजर चल रहा। वो बोल रहा है स्टेट पे जो अधिकारी है कि तुम कितने, तुम्हारी तो ये 30-40 दुकानें जो है वो टूट रही हैं, लेकिन तुम्हें पता है इस शहर की 40,000 जनता पसंद है कि चलो उसको रास्ता खुला मिलेगा और ये जो है इंक्रोचमेंट दूर हो रहा है। तो इस तरह के नैरेटिव्स को वो पॉपुलर भी करते हैं। जी इनकाउंटर में कहते हैं कि साहब क्या हम आरती उतारें, जो लोग लड़की छेड़ेंगे तो क्या हम उनकी उतारें? तो ये रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को, जी जुडिशरी के कंसेप्ट को एक पूरा बड़ी स्टाइल से आईटी सेल की तरफ से चलाया जा रहा है। एक वकील ने जरा सा जूता उछाला तो इतना हल्ला मच रहा है, एक जज के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो कैसे संस्थाओं को ताकत के जरिए ध्वस्त किया जाता है, कैसे संस्थाओं को प्रचार के जरिए, झूठे प्रचार के जरिए ध्वस्त करा जाता है, ये फासिस्टों की एक पुरानी स्टाइल रही है और इसके लिए बहुत बड़े जी होमवर्क की जरूरत है। योगी जी अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए, न्यूज की हेडलाइन बनाने के लिए इन इनकाउंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ज्यादा हो रहा है, जी हमारी सांसद इकरा हसन जी पे एक के बाद एक घटिया, भद्दे, थर्ड क्लास कमेंट सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, बोले भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी कॉग्निजेंस तक नहीं ली जा रही है। और आप कहते हो कि हम जी नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, तो कुल मिला के अपने फेलियर्स को छुपाने का योगी सरकार ने एक अपना कैंपलास निकाला है कि पब्लिक के जो जी बहुत शुक्रिया। जी सर जी सर, जी थैंक यू जी सर, इतना ही कहना था। बहुत जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं जगरूप सिंह शंखो साहब के पास आता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स तो वहीं पर हुए। 3,000 से ज्यादा तो प्रूव हो गए कि ये फेक एनकाउंटर्स थे। उसके बाद भी आज तक कितने लोगों को सजा हुई है ये किसी को मालूम नहीं है। शंखो साहब हो सकता है उसके बारे में हम लोगों को कुछ बताएंगे। जी शंखो साहब। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एनकाउंटर का तो पंजाब में तो बहुत बहुत पहले से है, अंग्रेजों के समय से। आप मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा, उस समय में भी या आज़ादी के बाद भी जो ये सारा वर्तारा चलता रहा। आपको पता होगा कि जब वो एंटी बैटलमेंट लेवी चलती थी, उसके बाद जो नक्सलाइट मूवमेंट जो आई थी 60s में, उसके बाद किस तरीके से पुलिस ने या पुलिस के गुंडों ने या उस तरीके से, एक वो हमारे बाबा बूजा सिंह थे, कितने 80 साल के बुजुर्ग थे जिनको वो भी एक चला। उसके बाद जो 15 साल जो काला दौर चला है, और उसमें तो सिस्टम जो था वो तो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गया। अब पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए। क्यों पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए? नई पुलिस भर्ती की, लेजिटिमाइज किया, उसको नॉर्मलाइज किया। और पंजाब में उस समय में कोई 35,000 के, हमने जो हमारी स्टडी में तो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो कहता है 25,000 पीपल जो उसमें मारे गए थे, पर 35 बहुत सारे हमारी आंखों के सामने ये जो एनकाउंटर हुए, एनकाउंटर बहुत, जो रियल एनकाउंटर थे बहुत कम थे। रियल एनकाउंटर में आगे डीआईजी साहब थे, उनकी भी डेथ हुई, और भी थे, क्योंकि आगे जो लोग बैठे थे उनके पास भी वेपन बहुत थे। इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। नॉर्मल स्टेट को, जो पुलिस स्टेट, हम तो आस्ते आस्ते पुलिस स्टेट में जो है वो हो रहे हैं, और पुलिस को एब्सोल्यूट पावर दी रही है। जितने भी जो कानून बने हैं आप शुरू से करके देख लिए, टाडा, मीसा या यूएपी, जितने भी सारे हैं, ये किसको स्ट्रेंथन करते हैं, किसको सैंक्शन करते हैं। और सबसे बुरा बात तो तब होती है जब केंद्र के मंत्री, जिम्मेदार मंत्री, जब कहते हैं गोली मारो की बात वो करते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और पंजाब में अब थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है। 92, 93 में आप देखिए कि इस समय में तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 700 पुलिस पर्सन जो वो फेस कर रहे हैं, वो जो
उस समय के एनकाउंटर थे। ये तो बहुत एक टिप ऑफ का आइसबर्ग है। एनकाउंटर तो बहुत बड़े दौर पे हुए और उसमें पनिशमेंट भी हुई, सजा भी हुई। अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले एक इंस्पेक्टर था, उसको वहां एक और व्यक्ति था, उसने उसको जेल में मार दिया, उसकी फैमिली लेने नहीं आई। तो स्टेट का नेचर बदल गया, स्टेट का ढांचा बदल गया। जो वेलफेयर स्टेट होनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम होना था, वो नहीं रहा। और जिस किस्म की हमारी पॉलिटिकल क्लास है या जिस किस्म की राजनीति है, वो तो सारी इसी के ऊपर बेस्ड है। अभी यादव साहब ने ठीक बोला कि लेजिटिमेसी कहाँ है। जो रूलर्स हैं वो लेजिटिमेसी पावर के बेस के ऊपर चलते हैं, और पावर ये पुलिस है, उनको एक तंत्र बना रखा है, उसको किस तरीके की एग्जम्पशन दे रखी है, किस तरीके को उसको यूज किया जाता है। तो अब तो ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया। एनकाउंटर जो खास करके योगी जी की बात करते हैं, ये बात ठीक है कि सिस्टमिक फेलियर है, लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। और जब जस्टिस नहीं मिलता, जस्टिस किसने देना होता है? इन्हीं इंस्टीट्यूशन ने देना होता है। उसमें पुलिस है, उसके इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जुडिशरी है, उसमें सारा कुछ और कुछ है, वो डिसफंक्शनल है। फिर लोग जब इम्पेशेंट होते हैं तो कई बार ऐसी चीजें उनको लगता है टाइम के लिए, जब वो उसके ट्रैप होते हैं। तो पंजाब में तो बहुत बड़ी इसका बहुत बड़ी त्रासदी है, और उस त्रासदी में देखिए अभी तक वो फैमिली जो है, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बिल्कुल उखड़ी फिर रही है। पूरी की पूरी फैमिली नहीं है, उनका जो एसेट थे, जमीन थी उस समय में, जहाँ घर था, जहाँ सारा कुछ उस तरीके से हो गया। तो ये तो एक नॉर्मलाइज प्रोसेस, खास करके पिछले दिनों से, जब से ये 2014 के बाद, जब 17 के बाद ये योगी मॉडल है। ये बात ठीक है, सर ने बोला कि हर जगह लोगों के मुंह पे ये बात आती है कि वो होना चाहिए, इंस्टेंट इंसाफ मिलना चाहिए। जब इंस्टेंट इंसाफ की बात करते हैं तो फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है गया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेथड दिए जाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया था, भैया आप ऐसे करते क्यों? वो कहता सिर्फ पहली बार करना पड़ता है। अगर किसी आदमी को मारना भी है तो एक बार मार दो। किसी के पाँव में गोली मारनी है या कहीं भी गोली मारनी है, 1 2 3 बार आपको झिझक होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो अब जो स्टेट है, जो खास करके जो रूलिंग लोग हैं, वो तो उनको जब उनको इतनी लेजिटिमेसी दे रखी है, जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, ये नया एक सिस्टम आ गया। एनकाउंटर होते क्यों है उस तरफ की बात नहीं जाएंगे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ गया, उसको आप जिस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, जिस तरीके से बढ़ियाई करेंगे, जिस तरीके से उसको तमगे देंगे, तो ये क्या मैसेज देता है? तो पॉइंट ये है कि जो लोग खास करके एक तरफ हो गए और स्टेट दूसरी तरफ हो गया। लोगों का स्टेट के साथ जो भी थोड़ा रजिस्ट करता है, उस तरीके से उसको इस तरीके से नॉर्मल जेन्युइन रिस्पॉन्ड करने की जगह से उनकी डिमांड, उनकी नीड, उनकी एस्पिरेशन, उनके जेन्युइन राइट्स। अब देखिए, अब बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है वो कहाँ बैठी है अभी, और एक वांगचुक साहब की बात कर लीजिए, वो एनकाउंटर से कम नहीं है। आप कहाँ से उठा के कहाँ उसको लेके आए, एग्जाम्पल है। वो तो ठीक है, कोई अननोन होते और लोग होते तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। तो ये पॉलिसी बन गई है, ये बहुत डेंजरस है। इसको रिवर्स करना मेरे ख्याल सबकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए जैसे मास मूवमेंट की जरूरत है, उसके लिए जो मोबिलाइज करने की जरूरत है। नहीं तो स्टेट और क्रिमिनल होता जाएगा और ज्यादा विंडिक्टिव होता जाएगा, और उनको जो बात करने की बात होती है वो सारी वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें कोई क्वेश्चन करे। आप देखिए कि पुलिस वाला, चौकी वाला भी किसी के पास जाता है तो वो उनको पूछता है, भाई बताओ मेरा कसूर क्या है। कसूर बताने की वजह से जब और बताने की उसको थप्पड़ मारते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इतना मतलब नीचे तक जा चुका है। तो एनकाउंटर, एक तो एनकाउंटर एलिमिनेट कर दिया, पैर में गोली मार दी। जो डे टू डे उनका जो साइकोलॉजिकल उनकी जो प्रताड़ना होती है, वो तो बहुत ही ज्यादा जो है लोगों को कम से कम उसको डीमोरलाइज कर रही है। उनको सिस्टम पे विश्वास तो वैसे हट गया, बिल्कुल हेल्पलेस हो रहे हैं, जिससे हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां स्टेटलेस वाली बात तो अपने आप आ जाती है कि स्टेट है कहाँ। यही पुलिस जिसने लोगों को साथ देना है या जिसने लोगों की जिंदगी को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, अगर उसको इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यूज किया जाता है, स्टेट्स कर रही है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के या दूसरे भी ऑर्डर जो है उनके बारे में बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलता हूं। अभी बस्तर में 750 से ज्यादा एनकाउंटर्स माओवादी बता करके कर दिए गए पिछले 1 साल के अंदर। मसला केवल इतना है कि जमीन खाली करानी है, अडानी अंबानी को पूरा बस्तर सौंपना है। उसको लेके बहुत तो अल्लाह चला, बहुत सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, लिखा पढ़ी, बहुत कुछ हुई, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं। जबकि इसमें आंध्र प्रदेश की फुल बेंच का ऑर्डर है कि कोई भी एनकाउंटर जो है
उसका बाकायदा FIR हो करके कोर्ट में चालान पेश होना चाहिए। तो मैं एडवोकेट राधना भार्गव जी से जानना चाहूंगा कि इस पूरी परिस्थिति के अंदर आप क्या कहेंगे। इसके बाद में हम लोग गुजरात विभास सागर जी से सुनेंगे। जी, इसको हम दो एंगल से देखेंगे। सिविल सोसाइटी एनकाउंटर को सही क्यों ठहराती है और सिविल सोसाइटी इसका विरोध क्यों नहीं करती है, ये मुख्य तौर पर बात आएगी कि इस पर हम ये देखते हैं कि सिविल सोसाइटी को ये लगता है कि न्यायालय में फैसले पीढ़ियों से चलते हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। ये जो समाज की सोच है, इसी के कारण एनकाउंटर को बढ़ावा मिलता है। हम देखते हैं जब जब एनकाउंटर होता है, सिविल सोसाइटी उन पर फूल बरसाने का काम करती है। तो ये बात मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जो शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, सिविल सोसाइटी आमतौर पे नागरिक संगठनों और जन संगठनों को कहते हैं। आप समाज की बात कर रही हैं और आप बोल रही हैं सिविल सोसाइटी में वो सारे लोग आते हैं, वो भी इसका विरोध करने का काम नहीं करते। आम जनता तो नहीं करती, पर बड़े लोग भी इस बात को इसी बात का सोचते हैं। अगर वो भी सामने आने लगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी अगर सामने आने लगे, तो इस तरह के इनकाउंटर होना बंद होंगे। और इस पर न्यायपालिका को सोचना होगा कि इस तरीके का अगर कार्रवाई होगी तो क्या न्यायालय में ताले डल जाना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि ये क्यों होता है, पुलिस वाले क्यों करते हैं। सरकार को तो बहाबाई मिल गई कि भाई हमने त्वरित न्याय दे दिया, अपराध करने वाले को हमने जान से खत्म कर दिया। पब्लिक थी तो खुश हो गई कि चलो ये बहुत अच्छा हुआ। अब पुलिस वाले ये काम क्यों करते हैं? ये पुलिस का निकम्मापन है। इन्वेस्टिगेशन से बचना, इन्वेस्टिगेशन आपको करना ही नहीं पड़ेगा, मामला खत्म हो गया, हमने मार गोली चला दी, आदमी खत्म हो गया, लोगों को न्याय मिल गया। तो अपराधी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, सही है व्यक्ति को आपने एनकाउंटर किया कि नहीं किया। क्योंकि हैदराबाद के जिस मामले को हम देखते हैं, हैदराबाद का जो मामला था जिसमें एक पशु चिकित्सक महिला थी और उस पर जो गैंग रेप करके उसको मार डालने वाला मामला था, एनकाउंटर पे लोगों को खत्म कर दिया गया और न्यायालय का बाद में फैसला आया कि वो लोग निर्दोष थे, उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया था। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती है, सामान्यतः इसमें अपराधी बचता है, सामान्यतः इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी तरीके से बच जाता है और पुलिस की बहाबाई होती है, जबकि वो निकम्मापन है पुलिस वालों का। और इस पर न्यायपालिका की भी जो प्रतिक्रियाएं जैसे होनी चाहिए, उस तरीके की प्रतिक्रियाएं नहीं होती। अभी सरकार ने 3 कानून में परिवर्तन किया और 1 साल उसका जश्न मनाया। अभी जगह जगह उसकी एग्जीबिशन लग रही है, पर सरकार को तो ये बताना पड़ेगा कि 1 साल में आपने जो कानून बनाए, उस कानून से कितना लोगों को न्याय मिला। और अगर न्याय मिला तो फिर इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है। सामान्यतः बड़े से बड़ा वकील आज भी पुरानी ही धाराओं को बताता है, आज भी जज पुरानी ही धाराओं को बताता है। तो सरकार को तो ये बताना पड़ेगा कि इससे समाज को क्या लाभ मिला। आपने देखा कि न्यायपालिका की जो पुस्तकें थी पूरी वो बेकार हो गई, वकील की लाइब्रेरी पूरी बेकार हो गई और हम लोगों ने अभी तक जिन धाराओं को पढ़ा था वो धाराएं आज भी हमारे दिमाग से नहीं निकली और इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ और बल्कि सरकार पर इसका बोझ बढ़ा, जनता पर बोझ बढ़ा, वकीलों पर बोझ बढ़ा और जज को भी एक्स्ट्रा काम करने का काम कर रहे हैं। तो पर जब ये कानून बनाए तो इनकाउंटर क्यों करना पड़ा, ये प्रश्न मैं बहुजन संवाद के माध्यम से सरकार से और यूपी की सरकार से करना चाहती हूँ कि आप ये बताने का काम करें कि इससे आपने किस प्रकार का लाभ इस देश की जनता को दिखाने का काम किया। तो ये लोगों के आम जनता की ये बात पहुंचनी चाहिए कि इससे अपराधी हमेशा बचते हैं और गलत व्यक्तियों की इसमें मौत होती है। जिस तरीके की कार्यवाही सरकार, इसके तो नियम है कि जब व्यक्ति अगर भाग रहा हो तो उसके नियम के खिलाफ आप कैसे करते हैं, और जब नियम के खिलाफ कार्यवाही होती है तब फिर न्यायपालिका सुमोटो इस कार्रवाई को क्यों नहीं लेती। न्यायपालिका की इस पर भी बहुत बड़ी, जिस तरह समाज की जिम्मेदारी है, मैं तो उसको सिविल सोसाइटी को भी उसके अंदर शामिल करूंगी, आम जनता को भी उसके अंदर शामिल करूंगी कि
कि अगर आप न्याय चाहते हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस को अगर हम इसी तरह से सजा देंगे तो जन कल्याणकारी राज ना होकर, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल सही बात कही कि जन कल्याणकारी राज में जनता का कल्याण कहाँ है, यह बात हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जन कल्याणकारी राज्य नहीं है, ये पुलिस राज्य है, और पुलिस के माध्यम से ही सरकार चला रही है। सरकार के अंदर, खुद के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपने बल पर सरकार को चला सके। आंदोलनकारियों के लिए तो इनके पास तुरंत मिल जाएगा, आंदोलनकारी का तो पता भी चलेगा, उनको ये पकड़कर जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। हम वांचू जी का देख ही रहे हैं सामने की क्या स्थिति है। वो जो भी आंदोलनकारी है उसमें मैं भी हूँ, और इसमें जो हमारे बहुजन संवाद के साथी हैं वो सब इसमें शामिल है। तो इन लोगों के खिलाफ तो सरकार कार्यवाही करना चाहती है, परंतु अपराधी इससे हमेशा बचते हैं। नतीजा ये है कि ना तो बेटियां सुरक्षित है, ना देश का किसान सुरक्षित है, ना देश का नौजवान सुरक्षित है। और इस तरीके की कार्यवाही को नहीं रोका गया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। सागर जी, गुजरात की स्थिति एनकाउंटर की क्या है? जी बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं आप। अनम्यूट करिए, आपका अभी स्पीकर ऑन नहीं है। हो गया? हुआ? जी बोलिए। हुआ? हाँ। देखिए, सबको नमस्कार। आज हम जो बात कर रहे हैं ये यूपी की बात कर रहे हैं, और आपने आंकड़ा दिया सर कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद करीबन आपने आंकड़ा दिया कि 3000 एनकाउंटर्स। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एनकाउंटर्स जो शब्द है वो तो संविधान में भी है। जब पुलिस की गिरफ्त से कोई खतरनाक क्रिमिनल अगर भागता है तो उसका एनकाउंटर होगा, और जब एनकाउंटर होता है तो उसकी जांच भी बकायदा मैजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो एनकाउंटर तो इरादों से किया जाता है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो सारे फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं ना। तो फेक एनकाउंटर्स तो वो इरादों से नहीं किए जाते हैं, वो मैली मुरादों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब से संविधान है, जब से भारत है, जब से क्राइम है, जहां जहां पर इंसान होते हैं वहां क्राइम्स होते हैं, जुडिशरी होती है, कायदा होता है, कानून होता है, तो एनकाउंटर तो होंगे, जरूरत पड़ेगी उसकी। लेकिन आप मुझे बताइए, एक आंकड़ा में जो देता हूं आपको कि 2000 से लेकर 2017 तक पूरे भारत में 1800 के आसपास एनकाउंटर्स हुए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा है 1782। तो एनकाउंटर्स इतने सारे हुए हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप मुझे बताइए, क्या इन एनकाउंटर्स की इतनी चर्चाएं भारत में सालों सालों तक न्यूज़पेपर्स में चली है क्या? इनकी बातें आज तक चली है क्या? लेकिन इसकी शुरुआत कहां हुई, उसकी जड़ कहां है, उसका सोर्स कहां है? आप योगी जी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। योगी जी आए कब? 2017 में। 2017 के बाद ये सब शुरू हुआ ना उत्तर प्रदेश में। तो उसकी जड़, उसकी शुरुआत तो गुजरात में शुरू हुई है। आप इसको मत भूलिए कि ये मोदी जी और योगी जी के शासन में आने के बाद जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं वो मैली मुरादों को पूरा करने के लिए जो किए गए वो फेक एनकाउंटर्स के तौर पर पूरे भारत में प्रचलित हुए। और इसकी शुरुआत गुजरात में हुई। आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड की लाशें अहमदाबाद में घुमाई गई, फिर गुजरात में दंगे हुए, फिर गुजरात में अक्षरधाम जो मंदिर है गांधीनगर में उस पर हमला हुआ। तो उसके बाद लगातार 2002 से 2006 के बीच में 31 लोगों की हत्याएं हुई, और ज्यादातर वो फेक एनकाउंटर्स थे। और उसमें करीबन जो 30 लोग थे, 30-35 लोग, उसमें से 10-15 लोग मुस्लिम्स थे। और तब से ये बातें मतलब स्प्रेड की गई कि भाई मोदी जी तो मोदी जी है, मोदी जी तो हिंदू सम्राट है, और पूरे भारत में हिंदू खतरे में है।
तो उसकी शुरुआत गुजरात में हुई कि भाई हिंदू खतरे में है और मोदी जी को मारने के लिए अब, क्योंकि गुजरात 2002 हो गया और उसमें मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, तो अब पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के मुस्लिम देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या जितने भी मुस्लिम देश है, वो सारे लोग पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं, मोदी जी को, गुजरात के मुख्यमंत्री को। तो अब अगर उनको बचाना है, गुजरात को बचाना है, गुजरात को हिंदू राज्य बनाना है, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि ये गुजरात तो मैंने बनाया है, तो ये मोदी जी का गुजरात था जो 2002 से शुरू हुआ, दंगों से, गोधरा कांड से, अक्षरधाम पर से हमलों से। अब मुझे बताइए कि 2002 के बीच में और 2006 तक जितने भी एनकाउंटर्स हुए उसके नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, कौसर भी जो उनकी बीवी थी उसके साथ जुड़ा हुआ था तुलसीराम प्रजापति। उसके बाद और एक एडिशनल एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर, क्योंकि और छवि को स्ट्रांग बनाया जाए कि मोदी को तो मारने के लिए लाइन लगी है, लाइन, इन लोगों को हमने कर दिया, अब दूसरे आ गए, फिर तीसरी फौज आ रही है, फिर चौथी फौज आ रही है। ऐसा करके आप देखिए कि इशरत जहां, जावेद, गुलाम शेख जो प्रिनेश पिल्लाई नाम था उसका ओरिजिनल, अमजद अली, उसके बाद जिशान जौहर, सादिक जमाल, उसके बाद आप देखिए कि कासम जाफर, हाजी इस्माइल, समीर खान, ये जो एनकाउंटर हुए ये एक्चुअली थे कौन? आप मुझे बताइए। ये एक्चुअली इनके ही लोग थे, ये छोटे मोटे चोर उचक्के थे, गुंडे कह लीजिए, पैसे उगाही करने वाले, वो जो बिल्डर्स लॉबी थी राजस्थान में, उनको ब्लैकमेल करके पैसे मांगते थे, और वही काम फिर गुजरात की बिल्डर लॉबी में शुरू किया और एक दो केस में ये लोग पकड़े गए और फिर उन सभी लोगों को एक के बाद एक मिटाया गया। तो ये जो फेक एनकाउंटर्स किए गए ये इनके ही लोग थे, अपने ही लोग थे, और वहां से 2-3 काम हो गए इनको। एक तो इनके अपने खुद के गुंडे जो इनके कंट्रोल में नहीं थे उनको सबको मतलब तमाम कर दिया उनका काम, और उनके फेक एनकाउंटर से मोदी जी की छवि हिंदू सम्राट की बनाई गई और मोदी जी की छवि हिंदू सम्राट की बन गई। फिर वो 2000 में सत्ता में आ गए। उसके पहले अमित शाह तड़ीपार हो गए थे, उन्हें जेल हो गई थी, उनका केस ट्रांसफर करके मुंबई में ले जाया गया था। अब देखिए कि कितना सब कुछ हुआ, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये फेक एनकाउंटर जो थे ये इन्होंने उसकी वजह से अपनी छवि तो बनाई, लेकिन और भी फायदा हुआ कि वो सेंट्रल में भी आ गए। और आज देखिए कि 2006 के बाद 2025 चल रहा है, इतने सारे मतलब 20 साल आप गिन लीजिए कि हो गए और 30-30 लोगों की हत्या हो रही है, और उसमें से आज तक किसी भी फेक एनकाउंटर्स का ना कोई निर्णय आया है, ना किसी को सजा मिली है, ज्यादातर लोग मुकर गए हैं, और आज भी केस वो सारे फेक एनकाउंटर्स वही के वही है, और मोदी जी आ गए सत्ता में। उसके बाद आए ना योगी जी। तो आप देखिए कि भारत में तो सालों से एनकाउंटर्स होते रहे हैं, वो तो इरादों से किए जाते थे, है ना, क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए किए जाते थे। लेकिन मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, चाहे वो फेक एनकाउंटर्स का गुजरात मॉडल हो, चाहे वो गोधरा कांड का गुजरात मॉडल हो, चाहे वो मंदिरों पर हमले हो आतंकियों के द्वारा, या गुजरात के दंगे हो, ये सारा पूरा गुजरात मॉडल, और करप्शन, किसी भी प्रकार से योजनाएं बनाकर करप्शन, तो ये सारा जो गुजरात में चल रहा था, जो 2002 से 6 के बीच में हुआ, वही क्रोनोलॉजी जब ये लोग केंद्र में आ गए तो चल रही है। और उसके बाद तो योगी जी आए ना। तो आप देखिए कि पूरे भारत में सिर्फ 2 लोगों के, मोदी जी की बात करें और योगी जी की बात करें, इनके ही फेक एनकाउंटर्स सुपर डुपर हिट बदनाम हुए, और आज फेक एनकाउंटर्स की बात हम कर रहे हैं। तो ये एनकाउंटर्स जो हुए हैं वो भारत में पहले भी होते थे, सैकड़ों हुए हैं, हजारों हुए हैं, लेकिन वो सही मायनों में होते थे, उनकी मैजिस्ट्रेट के द्वारा जांच होती थी, उसके ऊपर निर्णय आते थे, और कायदे के हिसाब से काम करता था, थोड़ा बहुत भी काम करता था कि हमें उसके निर्णय मिलते थे। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग हैं, और बहुत सारे बार मतलब गुजरात से फिर मुंबई गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो इन सारे केसेस के अंदर बार बार आरोप लगे हैं कि इतने बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स जो गुजरात की पुलिस थी, और ये जो राजकारणी थे, जो राजनीतिज्ञ थे, मोदी जी, अमित शाह और इनके और भी बड़े बड़े नेता गुजरात के, तो इनकी पूरी सांठगांठ खुली हुई है। आप देखिए
कि जिस पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए इन लोगों ने अपनी छवि बनाई हिंदू सम्राट की, आज वही पाकिस्तान की गुलामी कर रहे हैं। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दिल्ली उड़ा रहे हैं मोदी जी की। वहां पर तो फेक एनकाउंटर कर नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये सारा कल्चर गुजरात से शुरू हुआ और आज गुजरात मॉडल फेक एनकाउंटर के नाम पे पूरे भारत में चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये ठीक कहा कि प्रचलित रहे हैं एनकाउंटर, और ये एक एनकाउंटर का भी गुजरात का एक मॉडल है। लेकिन हम किसी भी स्थिति में किसी भी एनकाउंटर को ना तो जायज ठहरा सकते हैं, ना कानूनी मान सकते हैं। और हमारा एकदम स्पष्ट मत है कि किसी भी प्रकरण के अंदर, जैसा आंध्र प्रदेश की फुल बेंच ने कहा था, प्रकरण दर्ज होके, चालान पेश होके, कोर्ट के अंदर पूरा ट्रायल होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। आप सागर जी, आपका म्यूट नहीं है। मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर तिवारी जी से कि वो समापन वक्तव्य देंगे अपना। तो देखिए, एनकाउंटर की जो व्यवस्था की गई थी संवैधानिक व्यवस्था, वो तो निश्चित रूप से बहुत पवित्र भावना थी उसकी। लेकिन आज एनकाउंटर फेक ही होता है, सही माने में कहीं उसकी न तो आवश्यकता है और न तो होता है। अब आवश्यकता है आज की तारीख में कि ये फेक काउंटर न हो, यह तो मानवाधिकार का हनन है पूरा का पूरा। और एक कानून व्यवस्था, इस पर जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, ये सारे अब तक के जितने इनकाउंटर है, क्योंकि इस पर कोई नियंत्रण भी नहीं रहता है। अब चूंकि जब इनकाउंटर हो जाता है तो उसका लाभ जिसको मिलना है, जिसने इनकाउंटर किया उसको लाभ मिल जाता है, जिसके लिए इनकाउंटर किया गया उसको लाभ मिल जाता है। तो लाभ वाले लेकर के तो भारी हो जाते हैं, और जो पीड़ित पक्ष है उसको उसका न्याय नहीं मिलता है। फल ये है कि कानून व्यवस्था से ही पूरा का पूरा वो ये उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती जाती है। तो आज जरूरत है कि इनकाउंटर की व्यवस्था को और फेक इनकाउंटर की व्यवस्था को जांच करा करके, न्यायिक जांच करा करके ऐसे लोगों को दंडित करने की आवश्यकता है, बजाय कि उनको पुरस्कृत किया जाए, उनको लाभ दिया जाए, क्योंकि बिना इसके मानवाधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी, कानून व्यवस्था पर सबकी उम्मीदें नहीं बन पाएंगी, उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सागर साहब जी, सैको जी, आराधना जी, सुनील जी, प्रशांत जी। कल हम लोग फिर एक नए विषय के साथ आप लोग सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या कहना चाह रहे थे सागर? 30 मिनट का कार्यक्रम 37 मिनट हो गया। ठीक बोला ना आप तो? नहीं, ठीक बोले, बढ़िया। आज तो ठीक बोला कि नहीं? ठीक है। नहीं बोला? एक बात बताओ, ये बार बार कमरे के ऊपर तुम्हारी उंगली क्यों आती है? बार बार कैमरे के ऊपर उंगली क्यों आती है? ये देखो।